नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है कि हम इनसे पास होंगे या नहीं होंगे। आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे साथियों उनको पढ़ने के बाद। चिंता बिल्कुल नहीं करना है, रट्टा मार के जाना है, पूरी क्लास को लगातार कंटिन्यूस देखना है। और अगर एक बार में याद नहीं होता दूसरी बार देखो। जितने भी हमारे मॉडल पेपर आ रहे हैं साथियों, हर एक पेपर के आपको 3 मॉडल पेपर मिलेंगे, उनकी मैं आपको प्लेलिस्ट बना रहा हूँ और कंटिन्यूस आपको पर डे क्लास ले रहा है, कम से कम 2 घंटे, ठीक है। और देखिएगा आपको परिणाम बहुत अच्छा निकलेगा। शुरुआत करते हैं हम बिना मिस किए हुए क्लास को। और पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कितने संसाधनों को सम्मिलित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका साथियों 16। कितने होंगे? 16। इस 18 नहीं होंगे साथियों, कितने होंगे? 16 को राइट क्लिक आप लोग कर लेंगे, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट मॉडल पेपर में भी व्याख्या में बताया गया था और यहाँ पर ये गलती से राइट क्लिक हो गया है। ये मिसिंग है साथियों, डिजिटल नोट्स में कभी कभी गलतियाँ हो सकती है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा आपका 16। कितना होगा? 16 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में रखे गए थे संसाधन। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन 1977 के द्वारा शिक्षा को किस सूची में रखा गया था? ध्यान रखेंगे किस में रखा गया था साथियों? शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया था। ये नहीं होगा साथियों, क्या होगा? समवर्ती सूची में रखा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, देखिए, राज्य सरकार के द्वारा संस्कृत शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1958 में की गई थी। प्रार्थना सभा में समाचार पाठन हेतु प्रतिदिन कितना समय मिलता है? ध्यान रखेंगे कितना मिलता है? 5 मिनट का। अगला क्वेश्चन है नंबर 5, नीति शास्त्र ये किसका विषय है? दर्शन का विषय है। अगला क्वेश्चन है, इसमें संदेह नहीं कि शिक्षा के स्तर की जितनी भी बातें प्रभावित करती हैं उनमें शिक्षा की गुणवत्ता, क्षमता और दक्षता सबसे अधिक महत्वपूर्ण कथन किसका है? ये कथन है साथियों शिक्षा आयोग का। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि की विशेषता क्या है? ये सभी वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं भाई, वो सब वस्तुनिष्ठता होती है, निश्चयात्मकता होती है, सामान्यकरण होता है। तो उपरोक्त सभी। समूह में प्रचलित सबसे अधिक अंक जो जितनी बार आता है, ठीक है, यानी समूह में सबसे अधिक जो प्रचलित अंक है, लोकप्रिय है, जो सबसे अधिक बार आता है, वो क्या कहलाता है? बहुलांक कहलाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं हमारे, अति लघुत्तरात्मक राजकीय और निजी विद्यालयों के वित्तीय संसाधनों में क्या अंतर है? बहुत सिंपल है, जो हमारे सरकारी स्कूल होते हैं उनका जो वित्तीय भार होता है वो कौन करता है? राज्य सरकार वहन करती है। जबकि जो प्राइवेट विद्यालय होते हैं उनका कौन करेगा? संचालक करेगा, जो उस स्कूल का मालिक होगा, जो उसका डायरेक्टर होगा, ठीक है, वो करेगा साथियों। पाठ्यक्रम निर्माण में समुदाय की क्या भूमिका है? तो समुदाय प्रस्तुत पाठ्यक्रम की समालोचना करके उसमें आवश्यक सुधार करने के लिए जनमत तैयार करती है। वह अपने विचार संबंधित शिक्षाविदों को प्रेषित करता है। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं किसे कहते हैं? वे क्रियाएं जो बालक के सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्यक्रम से हट करके की जाती हैं, पाठ्य सहगामी क्रिया कहलाती है। अब ये क्रिया पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग मांगी जाती है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय के आधारभूत या मूलभूत संकेत कौन कौन से हैं? एक तो होता है विद्यालय का तिरंगा, जिसको हम ध्वज बोलते हैं। दूसरा होता है विद्यालय की ड्रेस और तीसरा होता है उसका लोगो या कोई संदेश वाक्य, ठीक है, ध्येय वाक्य। याद रखना तीनों। सार्वभौमिक मूल्यों से आप क्या समझते हैं? सार्वभौमिक मूल्य वे मानवीय मूल्य हैं जो प्रत्येक देश, उसकी संस्कृति, स्थान और समय पर समान रूप से लागू होते हैं और उनके परिणाम समान रूप से प्रकट होते हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, प्रेम, शांति, सदाचार। ये सब क्या है? सार्वभौमिक मूल्य हैं। एक शिक्षक के लिए आवश्यक कोई 3 व्यक्तिगत गुण। पहली बात तो शिक्षक का उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, उनमें सामाजिकता का गुण होना चाहिए, उसका चरित्र जो है बहुत उत्तम होना चाहिए। ये क्या है? शिक्षक के गुण हैं। प्रायोगिक अनुसंधान के 4 आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला तत्व है नियंत्रण, दूसरा है हेर फेर, तीसरा है अवलोकन और चौथा है पुनरावृत्ति। अगला क्वेश्चन है, स्टीफन एम कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान को चक्रीय अनुसंधान क्यों कहा है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्रियात्मक अनुसंधान या क्रियात्मक परिकल्पना के परीक्षण में बार बार होने की व्यवस्था होने तथा वांछित परिणाम प्राप्त करने या वांछित परिणाम प्राप्त होने तक इस चक्रीय के चलते रहने के कारण स्टीफन एम कोरे ने
इसको क्या कहा है, चक्रीय कहा है। मतलब ये लगातार चलता रहता है, साइकिलिंग है ये, यूँ चलेगा फिर यूँ आ जाए, फिर यूँ चलेगा यूँ आ जाए, इस तरीके से रोटेशनल है ये। अगला है गार्गी पुरस्कार योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबसे पहली बात याद रखनी है, गार्गी पुरस्कार योजना 1998 में चलाई गई थी बालिकाओं के लिए, ठीक है। कक्षा 10वीं में जो लड़की होगी उसकी अगर 75% है या उससे अधिक अंक हैं तो उन बालिकाओं के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। अगर किसी बच्ची की 11वीं कक्षा में, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं में पढ़ने के दौरान 3000 रुपये उसको मिलते हैं। अब देखो इसमें मिलेगा क्या। सबसे पहली बात तो इसको 1998 में लागू किया गया था। अगर किसी बच्ची की 10वीं क्लास में 75% या उससे अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं तो उस बच्ची को कक्षा 11वीं में 3000 रुपये मिलेंगे, कक्षा 12वीं में भी 3000 रुपये मिलेंगे, अर्थात टोटल कितने मिलेंगे, 6000 रुपये मिलेंगे उस बच्ची के लिए। तो गार्गी पुरस्कार जो है कब दिया जाता है, बसंत पंचमी पर दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा कलेक्ट्रेट में सम्मानित किया जाता है, ठीक है। अगला है डाइट का पूरा नाम। डाइट का पूरा नाम है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब भैया ये होती क्या है डाइट, भैया जो तुम्हारी अब जो STC करने वाले बच्चे हैं, ठीक है, जिनका सरकारी कॉलेज में एडमिशन है वो सरकारी कॉलेज कराती है डाइट, ठीक है, आगे समझ में। और एक ज़िले के अंदर एक डाइट होती है, एक डाइट कॉलेज। अब डाइट के क्या काम होते हैं, सेवा पूर्व शिक्षक का शिक्षण, ये जो DLED जिसको हम BSTC बोलते हैं, तो DLED का NCT के मापदंडों के अनुसार राज्य सरकार के निर्देशन से आयोजन किया जाता है। जिले में शिक्षा के सार्वजनिकरण से संबंधित योजनाओं का निर्माण भी किया जाता है और उनको क्रियान्वित भी किया जाता है। तो ये डाइट के कार्य है। ऐतिहासिक अनुसंधान के सोपान यानी उसके चरण कौन कौन से, तो 7 चरण आपको याद करने भैया, है ना। पहला है शोध समस्या का शीर्षक हम चयन करेंगे, उसके बाद दत्त संग्रह स्रोत निर्धारण करेंगे, प्राथमिक स्रोत और गौण स्रोत। फिर दत्त संग्रह व पुस्तकालय अध्ययन एवं लेने की विधि। और चौथा स्टेप है इसका संग्रहित दत्त का मतलब होता है डाटा, आंकड़े, ठीक है, संग्रहण आंकड़ों की प्रमाणिकता एवं वैधता, बाह्य एवं आंतरिक आलोचना। पाँचवा है डाटा का प्रस्तुतिकरण, उसका विश्लेषण करना, डाटा की व्याख्या, निरूपण, निष्कर्ष करना और संपूर्ण कार्य प्रक्रिया करना और उसका मूल्यांकन करना। अगला है नीति शास्त्र का समाज व संस्कृति से क्या संबंध है। देखेंगे नीति शास्त्र का सामाजिक स्वरूप। प्रत्येक समाज 3 प्रमुख नैतिक मूल्यों के अभाव में जीवित नहीं रह सकता। वो 13 नैतिक मूल्य कौन कौन से, एक है प्रेम, दूसरा है सहानुभूति और तीसरा है सहयोग। समझ में आ गया। तो भैया ये सामाजिक स्वरूप होता है नीति शास्त्र में। और सांस्कृतिक स्वरूप कैसा होता है कि भारत में बहुत सारे धर्म हैं, संस्कृति के लोग रहते हैं, हमारे देश की सबसे बड़ी ये आवश्यकता है सांस्कृतिक सहिष्णुता। नीति शास्त्रों में इस मूल्य के विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाओं की रचना इस प्रकार से की जाए कि विभिन्न संस्कृतियों के परिवेश में पले मनुष्यों में परस्पर सांस्कृतिक और सहिष्णुता का भाव जागृत हो सके। अगला हमारा क्वेश्चन है विद्यालय प्रबंधन समिति क्या है, SMC। भैया ये आप रीट में भी पढ़ेंगे, है ना, रीट में भी बहुत अच्छा टॉपिक है। SMC का गठन किस में किया गया था, धारा 21 में किया गया था, बहुत बार पूछा गया है। तो ये सारा जो BSTC में आप पढ़ रहे हो ना, ये रीट में भी है, ठीक है, 3rd ग्रेड में भी है ना, शिक्षण विधियों में भी है। तो RT 2009 के अनुसार राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधन के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति अर्थात SMC का गठन किया गया। विधेयक की धारा 21 की मंशा के अनुसार विद्यालयों में समिति 2 रूपों में काम करती है। एक तो होती है निर्णय गठन समिति और दूसरी होती है कार्यकारी समिति। इनके बारे में आपको ये निर्णय गठन समिति है और दूसरी कार्यकारी समिति, इसके बारे में आपको 3rd ग्रेड में पढ़ने को मिलेगा। अब इसके उद्देश्य क्या हैं, दिन प्रतिदिन सरकारी स्कूलों की चौपट होती पढ़ाई को सुधारेगी, बच्चों का विद्यालय से पलायन रोकेगी, बहुत से बच्चे एडमिशन ही नहीं कर पाते या फिर भाग जाते हैं, है ना, और नामांकन में ठहराव और ठहराव को सुनिश्चित करना। स्कूल समुदाय संबंध सुधार हेतु सक्रिय प्रयास सुनिश्चित करना,
और सरकार के द्वारा दिए गए प्रशिक्षण की जानकारियों के न देने की इच्छा औपचारिकता को पूरी करना और राज्य सरकार व शिक्षक संगठनों की भूमिका सुनिश्चित करना, ये इसके कार्य होते हैं एसएमसी के। और देखो, सामान्यतः जनता को आरटी 2009 में दिए गए बाल अधिकारों की सामान्य जानकारी देना, विद्यालय में अध्यापक और बालकों की उपस्थिति को दर्ज करना, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को विद्यालय में नामांकन एडमिशन की सतत उपस्थिति को बनाए रखना, विद्यालय में मिड डे मील पर निगरानी रखना और विद्यालय की आय व्यय का लेखा जोखा रखना, ये सब क्या है, विद्यालय प्रबंधन समिति के काम हैं। और भी देखिएगा आप लोग, काफ़ी लंबा पॉइंट है ये। विद्यालय के विकास हेतु योजना तैयार करना और उसको क्रियान्वित करना, समय समय पर बालकों के स्वास्थ्य की जांच करवाना, विद्यालय में छात्रों को पोषण उपलब्ध करवाना, विद्यालय में उचित संसाधनों की व्यवस्था करवाना, उनकी देखभाल करना और विद्यालय में खेल की सुविधा भी उपलब्ध करवाना। आइएगा आगे, हमारा क्वेश्चन है 22वां। भारत में प्रबंधन की दृष्टि से किस किस प्रकार के पब्लिक स्कूल संचालित हैं, अर्थात हमारे जो भारतीय पब्लिक स्कूल हैं उनकी विशेषता को यहाँ पर दिखाना है। भारत में ब्रिटिश काल में पाश्चात्य संस्कृति और अंग्रेजियत के प्रभाव से इंग्लैंड के रग्बी और हेरा ईटन पब्लिक स्कूलों के अनुसार कुछ पब्लिक स्कूल भारत में खोले गए थे। वर्ष 1927-28 की बात करें तो इंडियन पब्लिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। बहुत बार पूछा गया है आपसे कि इंडियन पब्लिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, 1927-28 में। और इस सोसाइटी के तहत में साथियों 3 प्रकार के स्कूल खोले गए थे, पुराने पब्लिक स्कूल, सैनिक स्कूल और धार्मिक स्कूल। अब हम सबसे पहले बात करेंगे भारतीय पब्लिक स्कूलों की विशेषता की। ये विद्यालय आवासीय होते हैं, अर्थात हॉस्टल सुविधा होती है। अध्ययन के साथ साथ इनमें बच्चों को छात्रावास मिलते हैं, हॉस्टल मिलता है। ये विद्यालय साधन संपन्न होते हैं, इनके भवन बड़े सुसज्जित होते हैं। विद्यालय परिसर के खेल के मैदान, सभा स्थल और वहाँ पर स्विमिंग पूल, संगीत आदि की पूरी व्यवस्था होती है। बच्चों को घोड़ा सवारी भी यहाँ पर सिखाई जाती है। ये विद्यालय बहुत खर्चीले होते हैं, इस कारण इनमें अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। इन विद्यालयों में अध्ययन करना प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। भाई बहुत से बच्चे ऐसे अमीर स्कूलों में पढ़ेंगे तो भाई अपने आप में गर्व महसूस होगा। इसलिए कई अभिभावकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वो अपने बच्चों को प्रवेश नहीं दिला पाते। ये विद्यालय सरकार के किसी भी प्रकार का अनुदान या सहायता नहीं लेते, इसलिए इन पर सरकार का अधिक नियंत्रण नहीं होता, अर्थात ये ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्टल होते हैं। इन विद्यालयों में नवीनतम परीक्षणों की सुविधा या व्यवस्था होती है। इन विद्यालयों का माध्यम अंग्रेजी है, यद्यपि विषय का पाठ्यक्रम जो हिंदी विषय का पाठ्यक्रम अनुसार अध्यापन होता है। अब हम बात करते हैं हमारे शिक्षा और नैतिक मूल्यों में क्या संबंध है, विस्तार से समझाइए। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटनिका के 14वें संस्करण के शिक्षा की परिभाषा बताई गई है कि शिक्षा समाज के वयोवृद्ध लोगों का वह प्रयत्न है जिसके द्वारा वे आगे आने वाली पीढ़ी का जीवन अपने आदर्शों के अनुरूप ढालते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में एक भाषण देते हुए कहा, जो शिक्षा विद्यार्थियों में सिंह के समान साहस न भर सके, उन्हें संसार के झंझावातों से आगे बढ़ने की शक्ति ना दे, वह भला कोई शिक्षा है। ये बात किसने कही थी? विवेकानंद साहब ने कही थी। नैतिक शिक्षा का समन्वय किए बिना वह कभी दूर हो ही नहीं सकती। उचित शिक्षा विधान के द्वारा किसी समाज में मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। यहाँ शिक्षा का व्यापक दृष्टिकोण है, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा को लिया गया है। शिक्षा के अभाव में उचित मूल्यों का शिक्षण नहीं हो सकता। इसके विपरीत बदलते मूल्यों ने भी शिक्षा को प्रभावित किया है। चूँकि मूल्य एवं शिक्षा दोनों का संबंध मानव व्यवहार से होता है, इसलिए इनमें आपस में गहरा संबंध है। शिक्षा के द्वारा छात्रों में नैतिक विकास के तत्व कौन कौन से हैं उसको भी देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जानकारी, उसका निर्माण करना, विश्वास निर्माण, कार्रवाई और आत्मसात करना, ये इसके तत्व हैं। अगला है क्रियात्मक अनुसंधान किसे कहते हैं, इसके सोपान कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम बात पहले भी कर चुके हैं साथियों। इसके तत्वों के बारे में, क्रिया प्लस अनुसंधान, 2 तत्वों से मिलकर बना होता है तो क्रिया अनुसंधान, अर्थात खोज करके सीखना, ठीक है, या कार्य करते हुए खोज करना। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में स्टीफन एम कोरे ने किया था। इसको बहुत अच्छे से याद रखना, इस लाइन को। किसने किया था? स्टीफन एम कोरे ने। और रही बात इसके सोपानों की, तो इसके सोपान मैंने आपको पहले मॉडल पेपर में आपको पढ़ा दिए हैं। ये दूसरा मॉडल पेपर आपका कंप्लीट होता है। और अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे मॉडल पेपर की। इसी सब्जेक्ट का तीसरा मॉडल पेपर है। ज़रा आप लोग कंटिन्यूस बने रहेंगे और लगातार आप लोग देखते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर में आप लोग। थैंक यू सो मच और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो।